नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। रेलवे की मौजूदा जरूरत क्या है? बेहिसाब ट्रेनें, दर्जन भर नई घोषणाएं, लोक लुभावन वादे और परियोजनाओं की लंबी कतार, या फिर जरूरी है यात्री सुविधाएं बढ़ाना, सुरक्षा मुहैया कराना, तकनीक से रेलवे को जोड़ना और बजाय इस पर सोचना कि क्या नहीं है, इस पर ध्यान देना कि जो है उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। आज मोदी सरकार का पहला फुल टाइम रेल बजट पेश हुआ तो विरोधियों को सूझ नहीं रहा था कि आखिर वो सवाल करें तो करें क्या। लिहाजा बड़ा सवाल उठाया गया निवेश का, जो वास्तव में एक बड़ा सवाल है। लिहाजा आज की चर्चा में हम रेल बजट की खूबियों की नहीं बल्कि सुरेश प्रभु के सामने आने वाली नई चुनौतियों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक मजबूरियों से दूर इस रेल बजट में लोक लुभावन घोषणाएं करने से जहां परहेज किया गया, तो वहीं यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये सवाल भी अभी से उठने लगे हैं। बावजूद इसके सुधारों की दिशा में इस रेल बजट को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीति की बिसात पर छुक छुक की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी है। सुविधाओं से लेकर सुरक्षा और नेटवर्क से लेकर तकनीक तक के मामले में भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी रेल सर्विस के मुकाबले बेहद पीछे है। दुनिया के चौथे नंबर का रेल नेटवर्क रखने वाली भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए इस दफे जो ऐलान किए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहली बार कोरी आंकड़ेबाजी से अलग हटकर कुछ नया होने जा रहा है। कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेयर करने होंगे, कुछ ताकतें दिखानी होगी, कुछ कमजोरियां मिटानी होगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ नई दिशाएं खोजनी होगी। गुजरे 2 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रेल बजट में नई रेलगाड़ियों का ऐलान ना हुआ हो, क्षेत्र केंद्रित घोषणाएं ना हुई हों। पहली बार जो ढांचा मौजूद है उसे दुरुस्त करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। शायद यही वजह है कि विपक्ष के विरोधी सुरों में भी उतना दम नहीं है जितना हर बार होता है। सुरेश प्रभु के रिफॉर्म के एक मंशा और एक आशा से का मैं समर्थन करता हूं। वो एक अच्छे व्यक्ति जो चाहते हैं रिफॉर्म करना, और यद्यपि ये बात भी सही है कि शायद ज्यादा ट्रेन नहीं बनानी चाहिए इस तरह से। इन 2 चीजों के अलावा मुझे ये बहुत औसतन से भी कम बजट लगता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर बार नई योजनाएं आती थी, पुरानी छोड़ दी जाती थी। मुझे उम्मीद है कि नए रेल मंत्री पुरानी अधूरी पड़ी हुई योजनाओं को पूरा करेंगे। इस बार का रेल बजट सबसे अलग है क्योंकि इस बजट की घोषणाओं में हवाई दावे नहीं दिखते, बल्कि वो हकीकत दिखाने की कोशिश की गई है जिससे राजनीतिक कारणों से मुंह चुराने की कोशिश होती रही है। रेल मंत्री ने खामियों और खूबियों दोनों को माना है। जो नहीं है उसके दावे करने की बजाय जो मौजूद है उसे बेहतर करने की कोशिश की गई है। ये बातें बेहद बुनियादी हैं, हमसे और आपसे जुड़ी हैं। रेल बजट में यात्रा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई ऐलान किए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग, लिफ्ट, एस्केलेटर का विस्तार, नॉन एसी कोच में डस्टबिन की सुविधा, ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर 138, महिला सुरक्षा के लिए नंबर 182, अनारक्षित टिकटों के लिए ऑपरेशन 5 मिनट जैसी घोषणाएं की गई हैं। इतना ही नहीं, सैटेलाइट टर्मिनल बनाने का ऐलान हुआ है। रेलवे में सुधार के लिए रिसर्च सेंटर, आय बढ़ाने के लिए विज्ञापन, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पीपीपी मॉडल, ट्रेनों में शौचालयों की गुणवत्ता और साफ सफाई पर ध्यान, रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसी बातें कही गई हैं। हम ग्राहकों की चिंताओं के समाधान के लिए तुरंत छोटे छोटे कदम उठाएंगे। बिस्तर के साथ डिस्पोजेबल बैग प्रदान करने की व्यवहार्यता पर भी विचार किया जा रहा है ताकि यात्री अपने कूड़े को उसमें डाल सकें। गैर वातानुकूलित सवारी डिब्बों में भी डस्टबिनों को लगाया जाएगा। सुरेश प्रभु का रेल बजट राजनीतिक नहीं है, ये बात मानने में शायद किसी को गुरेज नहीं होगा, लेकिन चुनावी मौसम में जिस तरह की हिम्मत दिखाई गई है उसने उम्मीद जगा दी है कि आने वाले वक्त में रेलवे बदलने वाली है, क्योंकि शायद अब हकीकत को समझने और जीने की नई कवायद शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हैं। लखनऊ से कांग्रेस नेता सुबोध श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता आईपी सिंह भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे, किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को?
देखिए, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बजट है ये, और इसमें जितनी अपेक्षाएं लोगों को थी इस बजट से, ऐसा लगता था कि कुछ गरीबों के लिए ज्यादा बेहतर घोषणाएं होंगी, कुछ सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, और जो रेलों में जो दुर्घटनाएं हैं उन्हें कम करने पे ज्यादा ध्यान देने की बात होगी, और नई ट्रेनें कुछ ऐसी चलेंगी जिससे आम यात्रियों को ये जो ट्रेनों पे लद के जाना पड़ता है और ट्रेनों की छत पे जाना पड़ता है, वो सारी चीजें तो इसमें कहीं कुछ है नहीं। ये जरूर है कि जो पुरानी योजनाएं हैं उनको ढंग से लागू करने पे जोर दिया गया है, और जो पुरानी योजनाएं अगर ढंग से वही लागू हो जाएंगी तो उससे रेल का भी फायदा होगा और आम यात्रियों का भी फायदा होगा। लेकिन जो अपेक्षाएं थी, जैसा मैंने पहले कहा, वो अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं। अब जैसे पिछले बजट में आप देखें, पिछली बजट में जो एनडीए ने सत्ता में तुरंत आने के बाद प्रस्तुत किया था उसमें बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई थी। अब वो बुलेट ट्रेन की घोषणा बंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाने की बात थी, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है इसमें। जो आगरा और दिल्ली के बीच में जो ट्रेन सुपरफास्ट चलाने की बात थी उसकी कोई चर्चा नहीं है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो नई ट्रेनों के बारे में जो रेल मंत्री जी ने कहा है कि वो बाद में घोषणा करेंगे, तो उन पर भी कुछ अवश्य विचार करेंगे। यानी आपका कहना है कि जो नई ट्रेनों की घोषणा है वो होनी चाहिए थी। लेकिन एक सवाल मुझे बताइए कि क्या ट्रेनों की घोषणाएं करते जाना, एक तरीके से ये कहे कि घोषणाओं को आगे बढ़ाते जाना, योजनाओं को लोगों के सामने रखते जाना, ये जरूरी है, या जो चीजें हैं जो अधूरी हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है? नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो आपने शताब्दी ट्रेनों में एंटरटेनमेंट की बात कर दी है, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो गरीब लोग जो ट्रेनों पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाते हैं उनके लिए नई ट्रेनें चलाने का ज्यादा जरूरी है इस समय। और आप भी जानते हैं खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से सुबोध जी, बात भी बताइए कि 3000 मानव रहित क्रॉसिंग हटेंगी, सैटेलाइट के जरिए निगरानी होगी, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये कहें तो क्रॉसिंग पर बड़े हादसे होते हैं, तो ये भी तो सिक्योरिटी में ही आता है। नहीं, ये घोषणाएं पहले भी रेल मंत्री करते रहे हैं कि हम मानव रहित जो फाटक है वो खत्म होंगे, ये हटाएंगे, हम यहाँ पर क्रॉसिंग लगाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने कहा ना, जब व्यावहारिक रूप में आएंगी तब कुछ बात समझ में आएगी। जी बिल्कुल, व्यावहारिक रूप में ही आने का इंतजार है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नई चीजों को ज्यादातर तौर पर नहीं सामने लाया गया ताकि पुरानी चीजों को पूरा किया जा सके। चलिए, बीजेपी नेता आईपी सिंह जी भी हैं। आईपी सिंह जी, चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा है कि आप कहाँ से एक तरीके से इनकम रिसोर्स लेकर आएंगे, क्योंकि कहीं से भी ज्यादा ट्रेनों को एक तरीके से लागू करके या टिकट का एक तरीके से किराया बढ़ा के उसके जरिए कहीं भी रेवेन्यू की कोशिश नहीं की गई ताकि जनता पर भार न पड़े। लेकिन ये बताइए कि चुनौतियां बहुत बड़ी, कि पहले से बहुत सारी योजनाएं जब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, ऐसे में कैसे इन तमाम चुनौतियों को पूरा किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, जो भी ये बजट है, मैं समझता हूं देश का ये पहला बजट है कि जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं हुआ है। और पिछले अगर रेलवे का जो इनकम है 1,40,000 करोड़, उसमें 94,000 करोड़ माल भाड़े के किराए से आया हुआ है, और 37,500 करोड़ रुपए रेलवे ने यात्री किराए से अर्जित किया है। सवाल ये खड़ा होता, उसके बाद भी यात्री किराए का जो लॉस है और वो एयर इंडिया के 23,000 करोड़ के बराबर है। 64,640 किलोमीटर का जो देश में चौथा दुनिया का बड़ा नेटवर्क है, उसके लिए तमाम योजनाओं को लेकर 8,50,000 करोड़ की जो योजना 5 वर्षों के लिए लेकर आई, मैं समझता हूं कि जमीनी हकीकत, बुनियादी ढांचे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है बहुत ही गंभीर है। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दशक में जब चीन ने ट्रांसफार्मिंग करते हुए दुनिया में अपनी साख और विश्वसनीयता कायम की और दिखा दिया कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते, उस दौर में भारतीय रेलवे पिछड़ी। अब हमारी स्पीड, आज मालगाड़ियों की स्पीड 23 किलोमीटर पर आवर है, यात्री ट्रेनों की स्पीड 50 से नीचे है। उस दौर में चीन ने अपनी नियमित
जो रेलवे लाइन थी, रेलवे ट्रैक था, उस पर स्पीड बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दिया। इसीलिए दुनिया का 1/4 माल भाड़ा या एक यात्री जो उसे ट्रैवल करते हैं, आज 100 बिलियन से ज्यादा। आईपी सिंह जी, अगर चलिए भारत की बात कर ले, अगर आपकी सरकार इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हो उसी तर्ज पर, तो पैसा कहां से आएगा? इन चीजों के लिए पैसे की जरूरत भी तो होगी। मैं समझता हूं जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय तक देश में 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं थे। एक विल की जरूरत होती है, एक राष्ट्राध्यक्ष की एक विजन होता है, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तस्वीर और तकदीर को बदल के रख दिया। आज पूरे भारत में चले जाइए, जब विदेशों में जब हम जाते थे 2000 से पहले, तो बड़ा शौक होता था। मुझे आज भी एक वाकया याद है, जब माननीय नितिन गडकरी जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जब मुंबई से लेकर पूना तक का हाईवे बनाया, तो उस पर चलने का मन हुआ था एक बार ड्राइव किया जाए। आज देश के किसी कोने में चले जाइए, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन्स। आज जो एयरपोर्ट्स हैं, वो दुनिया के आधुनिकतम एयरपोर्ट्स में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य प्रारंभ किए गए, मैं समझता हूं उन कार्यों में जिस प्रकार पिछली सरकारों ने शिथिलता बरती, आज भारत अग्रणी देशों में सम्मिलित हो चुका होता। जो विजन था, याद होगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब ने कहा कि 2020 भारत का होगा, भारत दुनिया में उसकी साख कायम होगी। लेकिन पिछले दशक में जिस प्रकार से कांग्रेस ने अवरोध उत्पन्न किया, जिस प्रकार से जिसको जब समझ में आया अपनी ट्रेन चला दी, मुझे आज भी एक बात याद आती है कि कैसे पटना हाईटेक स्टेशन होगा, कैसे जयपुर को वर्ल्ड क्लास स्टेशन हम बनाएंगे, कैसे हम हावड़ा को आईपी सिंह जी, बात ये बताएं, चलिए आपके नजरिए में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जनता के हित के लिए सारे फैसले लिए जा रहे हैं। 2004 से पहले भी तमाम यही चीजें हुई थी, लेकिन ये कहें कि जनता को समझा नहीं पाए थे अच्छी तरीके से, इसलिए चुनाव हार गए थे। क्या इस बार भी ऐसे ही कुछ सूरत देखने को मिल रही है? मत जोड़िए 2004 से और 2015 में 2015 में जो नहीं, क्योंकि जोड़ा तो आपने भी था, आपने अटल जी की सरकार का जिक्र किया था, उनके कामों का जिक्र किया था, इसलिए मैंने वो चीजों को उठाया। नहीं, बिल्कुल आप उसका जिक्र विकास के नाते, जब भी देश में विकास की बात होगी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को विकास पुरुष के नाते ही याद किया जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने बुनियाद रखी, उसी बुनियाद पर आज भारत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में प्रवेश किया है। भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, आप विश्वास करिए। 2019-20 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को एक्सीड कर सकती है। मैं समझता हूं दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में भारत। सुबोध जी, एक और बात मैं आपको बताऊंगी, क्या रेल मंत्री ने तमाम पहलुओं पर एक तरीके से लोगों के विश्वास को जीत लिया है? इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। लखनऊ से कांग्रेस नेता सुबोध श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और बीजेपी नेता आईपी सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। सुबोध जी, ब्रेक से पहले आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे आईपी सिंह जी को, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, आईपी सिंह जी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल की बात कर रहे थे और इकोनॉमी के बढ़ने की बात कर रहे थे, उसी पे मैंने ये कहा था कि इकोनॉमी को तो ओपन अप हमारी पार्टी की सरकार ने किया था। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो 1991 में जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई, उसी पे आगे चल के बाकी सरकारें चल रही हैं और लगातार इकोनॉमी हिंदुस्तान की आगे बढ़ रही है। और एक विश्व के ताकत के तौर पर अगर भारत उभरा है, उसके बाद ही एक उभरना उसका प्रारंभ हुआ था। और पिछले 10 सालों में लगातार विश्व के स्तर पर एक कांग्रेस के शासनकाल में भारत को एक विश्व की महाशक्ति के तौर पर पहचाना गया है। तो मैं ये सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि चीजों का क्रेडिट लेने की बात नहीं है, अब आज में जीने की कोशिश होनी चाहिए कि आज क्या हो रहा है। अब जहां तक अभी इस रेल बजट की बात है, तो अभी इसमें इन्होंने ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया है। सारी देश को मालूम है, देश की हर जनता को मालूम है, आम आदमी को मालूम है कि अभी पिछले ही बार सत्ता में आते इन लोगों ने अच्छा खासा रेल का किराया बढ़ा दिया था और उसके बाद इनकी बेहद आलोचना भी हुई। सुबोध श्रीवास्तव जी, ये बताइए, तो वो तो अंतरिम बजट में ही प्रपोज था, वो तो बढ़ना ही था।
तो वही तो मैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आखिर एकदम से बीजेपी ने बढ़ा दिया? वो तो आपकी सरकार में भी प्रपोज था ही। हाँ, नहीं प्रपोज श्री दिनेश त्रिवेदी जी तो रिवोल्ट कर दी थी, याद होगा आपकी सरकार में। श्री सुबोध जी को ये जानकारी जरूर होगी। बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो ये वादा करके आए थे ना कि हम चीजों के दाम घटाएंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। हाँ। तो आते ही फिर रेल किराया क्यों बढ़ा दिया? हमारा वो तो आपके सुबोध जी, वो तो आपके बजट में भी प्रपोज था ना। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आके जो चीजें हो गई वो उसको एक तरीके से बीजेपी ने कर दिया? वो तो आप भी करते अगर सरकार में आते। इनकी बात को मैं कह रहा हूँ, ये किस वादे पे आए थे सत्ता में? हाँ, भारतीय जनता पार्टी किस वादे पे सत्ता में आई थी? हाँ, सवाल ये बहुत बड़ा है। ये लोगों महंगाई कम करने के वादे पे आई थी कि हम आते ही महंगाई कम करेंगे, और सबसे पहला काम आते ही इन्होंने ये किया कि रेलों के टिकट के दाम बढ़ा दिए, आम आदमी पे भी भार डाल दिया। फर्स्ट क्लास का बढ़ा देते तो समझ में आता। तो ये सारी चीजें हैं, कथनी और करनी का अंतर है। और इस बार जो भी ये बजट इन्होंने दिया है, अनकन्वेंशनल बजट है। मैं खुद ही कह रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ आलोचना करने वाली बात नहीं है इस बजट में, लेकिन फिर भी जो आपने पिछले अपने बजट में घोषणाएं की थी, उनका तो कुछ पता चलना चाहिए था कि पिछले 9 महीने में क्या प्रगति हुई। चलिए हम आईपी सिंह जी से जवाब देते हैं। आईपी सिंह जी, ये कहा जा रहा है 9 महीने पहले आपने बुलेट प्रूफ ट्रेन का भी जिक्र किया था, और कई और जगह ट्रेनों का भी जिक्र किया गया था, जिसको इस बार सारी योजनाएं चल रही हैं और सारी योजनाएं पूरी होंगी। हाँ। बिल्कुल, वो सारी योजनाओं को कांग्रेस की तरह बार बार या अन्य राजनीतिक दलों की तरह बार बार हम नहीं गिनाना चाहते, लेकिन सुबोध जी का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहते हैं कि रेलवे 1 रुपए कमाई के लिए 94 पैसे खर्च करता है। 6 पैसे आगामी योजनाओं के लिए और रखरखाव के लिए खर्च होता है। इसलिए श्री सुबोध जी से अभी अनौपचारिक बातचीत में मैं कह रहा था कि 23,000 करोड़ का यात्री जो ट्रैवल करते हैं उस पर नुकसान होता है रेलवे को। उसके बाद भी तमाम योजनाओं के माध्यम से, जैसे 6,608 किलोमीटर ट्रैक का रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होने जा रहा है, 5,050 किलोमीटर का दोहरीकरण होने जा रहा है। इवन डबल ट्रिपल इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ आपने देखा होगा कि कैसे खान पान की व्यवस्था के लिए जो फूड चेन है, बड़ी चेन है, उनको, जैसे हम ट्रैवल करते थे, हवाई यात्रा करते हैं, तो उसमें हम अपने डाल देते हैं कि हमको क्या खाना है, हमें किसका प्रोडक्ट खाना है। ये सुविधा आपको उपलब्ध होने जा रही है। दिल्ली स्टेशन पर जो मारामारी होती थी या देश के अन्य स्टेशनों पर जो टिकट पाने के लिए मारामारी होती थी, उसमें भारत सरकार ने श्योर कर दिया है कि 5 मिनट के अंदर आपको टिकट मिलेगा। समस्याओं का समाधान के लिए लगातार सरकार बढ़ रही है। और पैसों की बात जो कह रहे थे, पैसे कहां से आए, तो 1929 से लेकर 31 तक इकोनॉमिकल क्राइसिस थी अमेरिका में, आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा था। उसके बाद भी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण अमेरिका में हुआ। चीन की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी। 1982 तक हमारी अर्थव्यवस्था उनसे 100% थी। जी, हमारे पास लेकिन रिफॉर्म्स में पैसे लिया उन्होंने, जनता से लिया, उधार लिया। देखना होगा कि दरअसल वाकई ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और लोगों के लिए किस तरीके से सुविधाजनक होती है। इतना है जी। आप सुबोध जी, बहुत कम समय, अपनी बात रखिए आप। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पूरे आज के बजट को देखेंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही देख रहा हूं कि इसमें जो गरीब आदमी है, जो जनरल क्लास के जनरल डिब्बे में चलता है, उसके लिए क्या हासिल हुआ है? गरीब आदमी को कुछ हासिल नहीं हुआ फिलहाल आपकी सरकार रही लंबे वक्त तक, लेकिन उस दौरान भी यही गरीब आदमी इस तरह से पैसेंजर में ट्रैवल करता था, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। अब देखना होगा, हालांकि देखना होगा कि आखिर ये बजट किस तरह से लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बहरहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए धन्यवाद, नमस्कार।